हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप पूरे चैप्टर की प्रोज एक्सप्लेनेशन समझ लें, उसकी वीडियो आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगी। चैप्टर फर्स्ट के द लास्ट लेसन के 100 एमसीक्यू हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज एम हैमिल। एम हैमिल कौन थे? तो ए डॉक्टर, ए लॉयर, ए लैंग्वेज टीचर, ए स्कूल प्रिंसिपल, क्या थे आप बताएं। तो एम हैमिल एक स्कूल टीचर थे जिनको कि एक लैंग्वेज टीचर के रूप में इसमें बताया गया है। तो डॉक्टर नहीं थे, लॉयर नहीं थे, प्रिंसिपल नहीं थे, लैंग्वेज टीचर थे। तो ये इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, हु इज द नैरेटर इन द लास्ट लेसन। इस कहानी में नैरेटर कौन है? ऑथर तो अल्फोंसे डॉडेट हैं, परंतु नैरेटर फ्रेंच है, बच्चा जो कि इस पूरी कहानी में खुद बोलता है, कहानी को बताता है द लास्ट लेसन में। तो अल्फोंसे डॉडेट इसके नहीं है, राइटर हैं वो, तो इसके फ्रेंच है, ये राइट आंसर है। एम हैमिल नहीं है, हॉसर नहीं है, ये सभी इसके आंसर रॉन्ग हैं। थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। आपको हर लेसन जो भी आपका है उसके ऑथर का नाम जरूर याद रहना चाहिए। तो अनीश जंग ये जो हैं उन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग लिखा है, तो ये गलत है। विलियम डगलस इन्होंने डीप वाटर लिखा है, ये गलत है। अल्फोंस डॉडेट ये इसके ऑथर हैं, राइट आंसर है। लुइस फिशर भी इसका आंसर नहीं है। लुइस फिशर ने इंडिगो जो आपका चैप्टर 5 है वो लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन देखें, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द। जो लास्ट लेसन आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन, वो किन दिनों में सेट किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्रेंको अमेरिकन वार, फ्रेंको प्रशियन वार। तो ये अमेरिकन वार नहीं है, फ्रेंको प्रशियन वार बिल्कुल राइट आंसर है। रशियन और ब्रिटिश वार का यहाँ कोई मतलब नहीं है, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ डेज प्रसिया इज नॉन एज। आज के युग में, आज के दिनों में प्रसिया को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जर्मनी। क्या इसका राइट आंसर है? फ्रांस नहीं, अमेरिका नहीं, न्यूजीलैंड नहीं, जर्मनी। प्रसिया को आज जर्मनी के नाम से जाना जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु ऑक्युपाइड 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। जो 2 फ्रेंच के जिले थे एल्सेक और लॉरेन, उस पर किसने ऑक्युपाइड किया था, किसने कब्जा किया था? तो फ्रांस ने किया था? नहीं, फ्रेंच के तो ये जिले ही थे। अमेरिका ने किया था? नहीं। न्यूजीलैंड किया था? नहीं। प्रसिया ने किया था, जिसको कि आज जर्मनी के नाम से जाना जाता है। तो आपका फोर्थ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हैमिल सरप्राइज्ड फ्रेंच। फ्रेंच एम हैमिल के किस एटीट्यूड से आश्चर्य में पड़ गया? ये यहाँ पर जब कहानी चलती है तो वो जब स्कूल पहुँचता है तो वो सरप्राइज में पड़ जाता है फ्रेंच, ये देख करके कि एम हैमिल क्या बता रहे थे। हालांकि वो फर्म एंड डिस्ट्रिक्ट टीचर थे, तो ये आंसर है। तो ये एटीट्यूड तो उस समय वो नहीं दिखा रहे थे, र्यूड भी नहीं थे। सॉफ्ट एंड काइंड ये राइट आंसर है। नन ऑफ दीज ये नहीं है। तो सॉफ्ट एंड काइंड ये इसका राइट आंसर है, जो एम हैमिल का एटीट्यूड है। आठवां क्वेश्चन है, जर्मन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन बाई एन। जर्मन लैंग्वेज को लाद दिया गया था, ज़बरदस्ती थोप दिया गया था, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, एल्सेक और लॉरेन के बोलने वाले फ्रेंच स्पीकिंग लोगों पर लाद दिया गया था। मगर किसके द्वारा लादा गया था? वो क्या था? वो ऑर्डर फ्रॉम लंदन था, ऑर्डर फ्रॉम फ्रांस था, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन था, ऑर्डर फ्रॉम इंग्लैंड था। तो इसका राइट आंसर है ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। इसको आप जरूर याद रखें, इससे जरूर आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। नवा क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ द लास्ट लेसन हाईलाइट्स द डिसमे एंड डिस्ट्रेस ऑफ। जो कहानी है वो द लास्ट लेसन, वो एक निराशा की कहानी है जिसमें कि डिसमे और डिस्ट्रेस हमको दिखता है, निराशा दिखती है। तो क्वेश्चन ये है कि वो किन की निराशा उसमें दिखती है, किन किन लोग उसमें निराश हैं? एम हैमिल, एम हैमिल्स स्टूडेंट्स, द विलेजर्स, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखें, एम हैमिल भी सही है, एम हैमिल्स स्टूडेंट्स भी सही है, द विलेजर्स भी सही है, सभी लोग डिस्ट्रेस थे। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज, ये आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल।
पहली लाइन में ही आता है जब आप इसकी स्टोरी पढ़ेंगे कि फ्रेंच स्कूल गया। कब गया? वेरी लेट दैट मॉर्निंग, वेरी अर्ली दैट मॉर्निंग, वेरी लेट दैट इवनिंग, वेरी अर्ली दैट इवनिंग। तो यहाँ इवनिंग की तो बात ही नहीं है, मॉर्निंग में वो गया था, परंतु बहुत जल्दी नहीं गया था, बहुत लेट गया था। तो ये इसका फर्स्ट आंसर है। 11 क्वेश्चन है, वो हु वाज द क्लास टीचर ऑफ फ्रेंच? फ्रेंच का क्लास टीचर कौन है? हॉसर? नहीं। एम हैमिल, एन हैमिल, जी हैमिल। हैमिल के नाम को आप याद रखें, एम हैमिल, एन हैमिल, जी हैमिल। तो यहाँ सही क्या है? एम हैमिल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको सेकंड नंबर का एम हैमिल इसका नाम है। चलिए, सेकंड आंसर इसका सही है। क्वेश्चन 12, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रेंच को क्या तैयार करके जाना था? ब्रेकफास्ट, टॉयज खिलौने, पार्टिसिपल्स, स्पीच। तो नाश्ते की कोई बात नहीं है, खिलौने की इस लेसन में कोई बात नहीं है, स्पीच की कोई बात नहीं है। पार्टिसिपल्स जो ग्रामर का टॉपिक था वो फ्रेंच को तैयार करके जाना था। अगला क्वेश्चन है, द बुलेटिन बोर्ड हैड ब्रॉट एल्सिक ऑल द बैड न्यूज ओवर द। जो बुलेटिन बोर्ड था उस स्टोरी में, वो एल्सिक के लिए सभी बुरे समाचार, बैड न्यूज लाता था। कब से ला रहा था वो? तो लेसन में कौन सा टाइम दिया गया है? लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स। तो आपने स्टोरी पढ़ी होगी, तो इसका राइट आंसर है लास्ट 2 ईयर्स, यानी पहला इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वाई वाज फ्रेंच वाज शॉक्ड टू सी एम हैमिल? फ्रेंच क्यों शॉक हो गया था, अचंभे में पड़ गया था एम हैमिल को देख करके? बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, क्या ये आंसर है? बिकॉज ही गेव स्वीट्स, बिकॉज ही हैड ए फ्लावर इन हिज हैंड, ऑल ऑफ दीज। तो ये इसका आंसर है पहला वाला, क्योंकि वो उस दिन फॉर्मल ड्रेस में था, सेरेमोनियल ड्रेस में था, जो वो कभी कभी पहनता था। तो फॉर्मल ड्रेस में था, ये इसका आंसर है। मिठाई की कोई बात है नहीं और फ्लावर फूल की कोई बात है नहीं। सभी आंसर सही हो नहीं सकते हैं। फर्स्ट आंसर इसका राइट है। 15 क्वेश्चन है, हु टोल्ड फ्रेंच नॉट टू हरी, देयर वॉज प्लेंटी ऑफ टाइम? किसने फ्रेंच से कहा कि जल्दी मत करो, बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए? तो वहाँ पर ये बात किसने लेसन में कही है? एम हैमिल ने कही है, ब्लैक स्मिथ ने कही है, हॉसर ने कही है, या इनमें से किसी ने नहीं कही है? तो आप जानते हैं, स्टोरी को आपने देखा होगा, जब फ्रेंच भाग करके स्कूल जाता है तो बीच में उसको ब्लैक स्मिथ मिलता है। तो एम हैमिल का आंसर रॉन्ग है, हॉसर भी गलत है और नन ऑफ दीज भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, द ब्लैक स्मिथ। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ इन द लास्ट लेसन? ये जरूर याद रखें आप कि ये जो आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसमें ब्लैक स्मिथ जो लोहार है उसका नाम क्या था? इसकी स्पेलिंग को आप अच्छे से याद रखें। वॉटमैन, विलियम, वेक्टर, विक्टर। क्या नाम था? तो सही आंसर है तो आपका थर्ड, वो विक्टर। इसकी स्पेलिंग को आप अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन, वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज इन द स्कूल? फ्रेंच स्कूल में आश्चर्यचकित क्यों था, सरप्राइज क्यों हुआ था? तो इसके आंसर हैं, फ्रेंच फाउंड द स्कूल क्वाइट। फ्रेंच ने पाया कि स्कूल में बिल्कुल शांति थी। स्टूडेंट्स वर सिटिंग क्वाइटली, विद्यार्थी शांति से बैठे हुए थे। एम हैमिल वॉज नॉट रैपलिंग, रैपिंग है यहाँ पर, ये रैपिंग हिज रूलर ऑन द टेबल। एम हैमिल अपने रूलर जो डंडा होता था उसका टेबल पर नहीं था। तो ये सभी ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है चौथा, क्योंकि सभी बातें थी। जब वो सरप्राइज हुआ स्कूल में जा करके, स्कूल में शांति थी, बच्चे भी शांत थे, एम हैमिल के हाथ में भी डंडा नहीं था। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट लेसन इज ए। लास्ट लेसन क्या है? शॉर्ट पोएम है, शॉर्ट बायोग्राफी है, या शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट ऐसे है? तो आप जानते हैं जो इसके राइटर हैं अल्फोंस डॉरेट, उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और नोवेल लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर है शॉर्ट स्टोरी, यानी थर्ड आंसर इसका राइट है। अगला, हु वाज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल? रिलक्टेंट माने अनिच्छुक होना, जिसकी इच्छा नहीं थी। तो स्कूल जाने के लिए किसकी इच्छा नहीं थी? अनिच्छुक कौन था? एम हैमिल टीचर, फ्रेंच, एम हैमिल सिस्टर। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंच। फ्रेंच की इच्छा नहीं थी स्कूल जाने की, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स का चैप्टर तैयार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द डे व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल?
आप उस दिन को बताएं जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, यानी पूरी स्टोरी चलती है जब फ्रेंच स्कूल जाता है तो वो दिन क्या था। लेसन में दिया है संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, फ्राइडे था, बताएं आप। चलिए इसका राइट आंसर है संडे। मंडे ट्यूसडे फ्राइडे इसका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन, फॉर विच हैबिट एम हैमिल क्रिटिसाइज द पीपल ऑफ एल्सेक लॉरेन। किस आदत के लिए एम हैमिल एल्सेक लॉरेन के लोगों की आलोचना की उसने, किस बात के लिए आलोचना की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुटिंग ऑफ लर्निंग, पुट ऑफ मान होता है टालना, पोस्टपोन करना, तो कोई चीज़ पढ़ने के लिए सीखने के लिए टालते थे वो लोग, या काम को टालते थे, या वर्शिप पूजा करना टालते थे, या एक्सरसाइज करना टालते थे। तो राइट आंसर है पुटिंग ऑफ लर्निंग, फर्स्ट आंसर इसका सही है, इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड एम हैमिल ब्लेम हिमसेल्फ। एम हैमिल खुद पर दोष क्यों दिया उसने, खुद पर किस चीज़ के लिए उसने इस लेसन में दोष दिया है। तो इसका आंसर, ही सेंट द स्टूडेंट्स टू वाटर हिज प्लांट्स, वह विद्यार्थियों को पानी लाने के लिए भेजता था। ही गेव स्टूडेंट्स ए हॉलीडे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, वो विद्यार्थियों को हॉलीडे होमवर्क दिया करता था जब वो मछली पकड़ने जाता था। या फिर इसका आंसर बोथ 1 और 2, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका आप देख सकते हैं इसका आंसर थर्ड वाला सही है, यानी पहली और दूसरी बातें दोनों सही हैं, क्योंकि जब भी एम हैमिल जाता था अपने काम के लिए तो वो लोगों को होमवर्क दे देता था, स्टूडेंट्स को पानी लाने के लिए भेजता था, ये सब काम वो कराता था। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज लर्निंग ए ट्रेड फ्रॉम ए स्किल्ड एम्प्लॉयर, एक ऐसा व्यक्ति जो एक कुशल एम्प्लॉयर के नीचे कुछ सीख रहा हो, कुछ व्यापार धंधा सीख रहा हो, हैविंग एग्रीड टू वर्क फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एट लॉ वेजेस, लॉ वेजेस यानी बहुत कम तनख्वाह के लिए एक फिक्स पीरियड के लिए उसको काम के लिए वो सहमत हो गया हो, उसके साथ लग गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, फार्मर कहते हैं, मेंटर कहते हैं, अप्रेंटिस कहते हैं, टीचर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस माने शागिर्द जो होता है, तो फार्मर नहीं है, मेंटर नहीं है, टीचर नहीं है, अप्रेंटिस है। आप जानते हैं लोहार जो ब्लैक स्मिथ था इस लेसन में, उसके साथ उसके अप्रेंटिस थे। अगला क्वेश्चन, ए स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस इज सैड, एक ऐसी स्थिति जहां पर लोग कंफ्यूज हो, थोड़ा सा शोर मच रहा हो, यानी अफरा तफरी हो, शोर शराबा हो, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, ब्लस्ड कहते हैं। तो ब्लस्ड माने तो ये होता है शर्म से, लज्जा से लाल होना, तो ये इसका आंसर नहीं है। रैपिंग, रैपिंग यानी थपथपाना, कोई काम के लिए पीठ थपथपाना, तो ये इसका आंसर नहीं है। कमोशन, ये इसका आंसर है, यानी अफरा तफरी, तो कॉमन भी इसका आंसर नहीं है, तो थर्ड इसका आंसर है, याद रखें आप। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन, यहाँ पर इस बात को आप समझें, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, इसका मतलब होता है बहुत सहमा हुआ, ठीक है। स्कॉल्डिंग मानो होता है डांटना फटकारना, तो डांटने से बहुत सहमा हुआ था वो डांट से, तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ है, इसमें आप देखें, टू बी हैप्पी अबाउट इट, क्या वो खुश था, वेरी बैडली स्केर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग, डांटने से वो बहुत डरा हुआ था, बहुत डरना, टू बी इंडिफरेंट, नन ऑफ दीज, तो ये सभी आंसर गलत हैं। बुरी तरीके से मतलब कोई आदमी डर जाए डांटने से, तो ये इसका अर्थ है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। अगला क्वेश्चन, एन एलिमेंट्री बुक फॉर टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड ओनली, आप जानते हैं हौसर जो एक गांव का व्यक्ति है वो अपने साथ में एक प्राइमर बुक लाया था, प्राइमर जिसमें कि छोटे बच्चे एलकेजी यूकेजी के बच्चे पढ़ते हैं, उसके लिए ये बुक होती है, तो प्राइमर बुक होती है एलिमेंट्री बुक जो आई है इस लेसन में, परंतु उसकी स्पेलिंग को आप ध्यान से देखें, क्या उसकी स्पेलिंग ये है, ये है, ये है या ये है, तो इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी ये गलत है, आप याद रखें स्पेलिंग प्राइमर की PRIMER। अगला क्वेश्चन, व्हाट टेम्पटेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से दूर रहने के लिए, बाहर रहने के लिए कौन सी चीज़ें लालच देती थी फ्रेंच को, स्कूल नहीं जाना चाहता था, उसके एवज में वो क्या चाहता था, क्या चीज़ें उसको लालच देती थी, तो द वार्म एंड ब्राइट वेदर, बढ़िया अच्छा मौसम, द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का चहचहाना, द ड्रिलिंग ऑफ प्रशियन सोल्जर्स, जो जर्मनी के प्रशियन के सोल्जर्स से उनका ड्रिलिंग करना, ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ राइट आंसर है आपका फोर्थ, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी बातें वो चाहता था, क्योंकि वो स्कूल से दूर रह करके इन सब चीज़ों से वो लालच में पड़ जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट वर्ड्स डिड एम हैमिल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट क्लास, अपनी लास्ट क्लास को
डिसमिस करने से पहले, खत्म करने से पहले ब्लैक बोर्ड पर एम हैमिल ने क्या शब्द लिखे? इन शब्दों को आप जरूर याद रखें। वीवो बोसा, वीवेला लंदन, वीवेला फ्रांस, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये जरूर याद रखें आप। इसका राइट आंसर है आपका थर्ड, फर्स्ट सेकंड नहीं है, थर्ड वीवेला फ्रांस। ये उसने बोर्ड पर लिखा था लास्ट लेसन में। अगला क्वेश्चन, हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ड्यूरिंग एम हैमिल्स लास्ट लेसन? एम हैमिल के आखिरी पार्ट लास्ट लेसन में जो क्लास थी, उस क्लास में कौन सबसे पीछे बैठा हुआ था? बैंक बेंचर कौन था? सबसे पीछे कौन बैठा हुआ था? तो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे? नहीं। टीचर्स बैठे हुए थे? नहीं। प्रिंसिपल बैठा हुआ था? नहीं। द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के बूढ़े आदमी, जिसमें हौसर भी था, मेयर भी था, और भी लोग थे, पोस्ट मास्टर था, वो सभी बैठे हुए थे सबसे बैंक बेंचेस पर। इसको आप याद रखें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड एम हैमिल क्राई टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन? आखिरी लेसन के आखिरी में एम हैमिल किस चीज के लिए रोने लग गया, वो क्राई करने लगा था? तो वो ऐसा कारण उसका क्या था? क्योंकि वो ही लव्ड द विलेजर्स, गाँव वालों को प्यार करता था? नहीं। ही लव्ड द स्टूडेंट्स, ये भी हो सकता है, पर ये आंसर और हम देखें, ही लव्ड फ्रेंच, वो फ्रेंच को प्यार करता था, स्टूडेंट्स को प्यार करता था। ही लव्ड द फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज को प्यार करता था। तो ये सही आंसर है, सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर यही है, क्योंकि सारा जो पार्ट है वो फ्रेंच लैंग्वेज के लिए ही चलता है, जिसके लिए उसने इतना बड़ा लेक्चर एम हैमिल ने दिया था। 31 है, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? ऑर्डर जो आया था बर्लिन से, तो उसमें कौन सी भाषा को विद्यार्थियों को अगले दिन पढ़ाया जाना था? यानी अगले दिन कौन सी भाषा पढ़ाई जानी थी? इंग्लिश, जर्मन, डच, स्पेनिश। तो राइट आंसर है जर्मन। इनमें से कोई सी भाषा अगले दिन नहीं पढ़ाई जानी थी, फ्रेंच की जगह जर्मन भाषा को अगले दिन पढ़ाया जाना था। अगला क्वेश्चन, अल्फोंसे डॉडिट वाज फ्रॉम विच कंट्री? जो इसके ऑथर हैं, लेखक के द लास्ट लेसन के, अल्फोंसे डॉडिट, वो किस देश के थे? जापान के थे? फ्रांस के थे? जापान के नहीं थे, फ्रांस के थे। न्यूजीलैंड के नहीं, इंग्लैंड के नहीं। राइट आंसर है फ्रांस। अगला, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी? ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, वो किस ह्यूमन टेंडेंसी को हाईलाइट करती है? ह्यूमन टेंडेंसी जो प्रवृत्ति है आदमी की, किसको हाईलाइट करती है? तो यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखें, मेल शॉविनिज्म। शॉविनिज्म माने होता है अंधराष्ट्रीयता। जब कोई किसी बात पर पूरी तरीके से अंधविश्वास कर ले, तो अंधराष्ट्रीयता उसमें फ्रेंच भाषा पर दिखाई गई है, जिसको कौम परस्ती भी कह सकते हैं। तो मेल शॉविनिज्म इसको कहते हैं। क्या ये है? करे साहस। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन आप समझें, यानी टाल मटोल करना, पुट ऑफ करना, पोस्टपोन करना, बात को आज नहीं करना है, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। तो गांव के जो लोग थे या पीपल ऑफ अल्सेक थे, वो बातों को टाल मटोल कर देते थे। कोवार्डिस, ये भी आंसर नहीं है। तो राइट आंसर है इसका प्रोक्रेस्टिनेशन, आप याद रखें, थर्ड आंसर। क्योंकि लोग भाषा को सीखने के लिए, फ्रेंच को सीखने के लिए टाल मटोल करते थे। अगला क्वेश्चन, व्हाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम? गांव के बड़े लोग क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे? गांव के लोग, बूढ़े लोग क्यों बैठे हुए थे? तो आंसर है फॉर लर्निंग मदर टंग, मातृभाषा सीखने के लिए, फॉर डिलीवरिंग स्पीच, भाषण देने के लिए, फॉर ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, या टू एक्सप्रेस देयर रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स एम हैमिल। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि वो अपने उस एम हैमिल टीचर के लिए, जो 40 साल से सेवा दे रहा था उनके स्कूल के लिए, उसके लिए सम्मान और कृतज्ञता, आभार जताने के लिए वो लोग आए थे। इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? जो लास्ट लेसन है, द लास्ट लेसन, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? ये किस चीज़ का प्रतीक है? पैसे का खोना, लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज, लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पर फ्रीडम भी सही है, लैंग्वेज भी सही है, पर यदि ये दोनों चीज़ें दी हैं तो फोर्थ आंसर हमारा सही है, यानी लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लैंग्वेज। अगला, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई? द लास्ट लेसन क्या सिग्निफाई करता है? ये आप जरूर याद रखें, इससे रिलेटेड सिग्निफाई के लिए आ सकता है चेंज ऑफ पावर को, चेंज ऑफ गवर्नमेंट को, चेंज इन लाइफ को, चेंज ऑफ टीचर्स को। तो क्या सिग्निफाई करता है द लास्ट लेसन? पावर की कोई बात नहीं है, सरकार की बात नहीं है, जीवन में चेंज इन लाइफ, जीवन में परिवर्तन की बात करता है। तो ये राइट आंसर है
टीचर्स के बदलने की बात भी नहीं है। सबसे अच्छा है चेंज इन लाइफ, ट्रांजिशन दिया है इसमें, एक तरीके से एक परिवर्तन की बात लोगों के जीवन के लिए की गई है। 37 व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था? बच्चे थे, जानवर थे, कैटल थे, हॉकर्स थे, एक क्राउड थी, क्या था? तो भीड़ थी। तो राइट आंसर है फोर्थ ए क्राउड। अगला, व्हाट डज द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट, जो खिड़की के बाहर सिपाही मार्च कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बात से क्या मतलब था, वो क्यों ड्रिलिंग कर रहे थे? द डिफीट ऑफ पर्सिया, पर्सिया की हार से, द विक्ट्री ऑफ फ्रांस, फ्रांस की जीत से। तो ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि उसमें तो पर्सिया की जीत हुई थी, हार नहीं हुई थी, न फ्रांस जीता था। द डॉन ऑफ पर्सियन इन द डिफीट ऑफ फ्रांस, ये इसका राइट आंसर है। प्रसिया की एक सुबह हुई थी, फ्रांस पर वो जीत गया था, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। अगला, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, एल्सेक और लॉरेन जो फ्रांस के दो जिले थे, वहाँ केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, ये ऑर्डर कहाँ से आया था? इंडिया से आया था, इंग्लैंड से आया था, बर्लिन से आया था, फ्रांस से आया था? तो राइट आंसर है ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, इसको आप जरूर याद रखें। 40 क्वेश्चन, व्हाट डज इफेक्ट्स दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट, ये कहानी क्या प्रभाव देती है? क्या प्रभाव इस कहानी से पड़ता है? पावर का, मनी का, ट्रांजिशन का, पीपल का? तो इसका राइट आंसर है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन माने होता है चेंज, परिवर्तन, परिवर्तन काल जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिशन हो गया था, क्योंकि अब फ्रेंच को हटके अब प्रसिया आ गया था, तो चेंज है। 41 व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, फ्रेंच ने स्कूल पहुंच करके क्या पाया? क्या देखा उसने स्कूल पहुंच करके? ड्रिलिंग देखी? नहीं, ये तो रास्ते में देखी थी। क्वारल, झगड़ा? नहीं, तो ये दोनों ही गलत हैं। स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बिल्कुल अजीब शांति थी, ये राइट आंसर है। गिफ्ट एंड प्राइज की तो कोई बात ही नहीं है, तो थर्ड इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड, फ्रेंच पश्चाताप क्यों कर रहा था, दुखी क्यों था? तो फॉर रीचिंग लेट, देरी से स्कूल पहुंचने के लिए? नहीं। फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल नहीं सीखने के लिए? नहीं। फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, इससे उसको कोई मतलब नहीं सरकार के बदलने से। फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा न सीखने के लिए वो पश्चाताप कर रहा था और दुखी था। तो राइट आंसर है इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन, होम डिड एम हैमिल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल, एम हैमिल स्कूल में विद्यार्थियों को नहीं पहुंचाने के लिए किसको दोष देता है? माता पिता को दोष देता है, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को? तो वो पूरी तरीके से दोष देता है पेरेंट्स को, माता पिता को, जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। अगला क्वेश्चन, द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर, द लास्ट लेसन जो कहानी है वो किस साल लिखी गई है, उसका थीम किस बेस पर है? तो ये सन आप याद रखें, यहाँ पर 69 से 70, 70 से 71, 72 से 73, 70 से 73, तो ये तीनों ही गलत हैं। राइट आंसर है 1872, 1871। अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट एम हैमिल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस, एम हैमिल की जो कर्कशता है, क्रैंकीनेस, और उसका जो डंडा था रूलर, उसको फ्रेंच किस चीज़ से भूल गया था? क्या देखा जिससे वो सारी चीज़ों को भूल गया? तो सोल्जर्स ड्रिलिंग? नहीं। चिरपिंग ऑफ बर्ड्स? नहीं। स्ट्रेंज क्वाइटनेस, हसल एंड बसल? क्या राइट आंसर है? क्या शोर शराबा देखा उसने? नहीं, बिल्कुल स्कूल में शांति थी। तो राइट आंसर है स्ट्रेंज क्वाइटनेस, इसको आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमिल सर्व द स्कूल, एम हैमिल ने कितने सालों तक स्कूल की सेवा की? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल? तो 40 ईयर्स इसका आंसर है, 40 सालों तक उसने स्कूल की सेवा की थी। वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन, माता पिता बच्चों को कहाँ भेजते थे? ये बात आती है जब एम हैमिल कहता है कि स्कूल नहीं भेजते हैं बच्चों को, तो पेरेंट्स कहाँ भेजते थे बच्चों को? हॉस्टल भेजते थे, हॉस्पिटल भेजते थे, फैक्ट्री भेजते थे, फार्म्स एंड मिल्स? तो ये इसका आंसर है, खेतों में भेजते थे, वो मिल्स पर भेजते थे काम करने के लिए, ताकि वो पैसे ज़्यादा कमा सकें। अगला क्वेश्चन, वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स, माता पिता बच्चों को खेतों में या फैक्ट्री में, मिल्स में क्यों भेजा करते थे? तो इसका आंसर है डांस के लिए, सिपाहियों से मिलने के लिए, फॉर पिकनिक के लिए, टू अर्न मनी। तो ये इसके फोर्थ इसका आंसर है, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए माता पिता फार्म्स में और मिल्स में भेजा करते थे बच्चों को। अगला है, व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हैमिल इन द स्कूल,
गांव वाले एम हैमिल से मिलने के लिए स्कूल क्यों आए? तो टू विजिट के लिए आए, स्पीच के लिए आए, टू शो ग्रेटिट्यूड, टू शो सिंपैथी। तो राइट आंसर है टू शो ग्रेटिट्यूड, यानी आभार दिखाने के लिए कि वो 40 साल से सेवा दे रहा था। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड एम हैमिल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल? एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा सुंदर क्यों कहता है? तो बिकॉज इट वॉज हिज नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि ये उसकी नेटिव लैंग्वेज है। बिकॉज पीपल वर फ्रॉम फ्रांस, क्योंकि लोग फ्रांस के थे इसलिए ज़्यादा सुंदर कहता है। बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, क्योंकि सबसे साफ और तर्कपूर्ण भाषा थी, लॉजिकल रीजनेबल भाषा थी। बिकॉज इट वॉज फेमस लैंग्वेज, क्योंकि ये फेमस लैंग्वेज थी। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी क्योंकि वो सबसे फ्रेंच को बोलता है कि वो क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। अगला, वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड? फ्रेंच क्यों सरप्राइज्ड था? बिकॉज ऑफ पिजन्स इन स्कूल, स्कूल में कबूतर थे। बिकॉज ऑफ विलेज मैन, गांव के लोग थे स्कूल में। बिकॉज ऑफ चिल्ड्रंस बिहेवियर, बच्चों के व्यवहार से फ्रेंच सरप्राइज में था। बिकॉज ऑफ एम हैमिल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, क्योंकि एम हैमिल का दयालु वाला और विनम्रता वाला व्यवहार। तो फोर्थ इसका राइट आंसर है। ये तीनों ही गलत हैं। एम हैमिल के व्यवहार जो उसने दिखाया एम हैमिल ने फ्रेंच के लिए, उससे वो सरप्राइज था। व्हाट वर द थिंग्स टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्से? यहाँ पर आप ये देखें, टेकन फॉर ग्रांटेड, इसका मतलब होता है महत्व तो नहीं समझना। तो जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, तो आदमी घर की चीज़ को वैल्यू नहीं देता, ऐसा एक मुहावरा है। तो एल्सेक के लोगों के द्वारा कौन सी चीज़ को महत्व नहीं दिया गया था? टाइम एंड स्कूल, टीचर्स ऑफ द स्कूल, पीपल अराउंड, मनी एंड पावर। तो ये सभी आंसर गलत हैं। टाइम एंड स्कूल, न तो समय को ध्यान दिया, न स्कूल को उन्होंने ध्यान दिया, तो वो महत्व उन्होंने नहीं दिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विवे ला फ्रांस? विवे ला फ्रांस का क्या अर्थ है? जरूर याद रखें। लॉन्ग लिव मैजेस्टी, लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लाइक फ्रांस, यहाँ अंतर देखें, लॉन्ग लिव यू। तो इसका राइट आंसर है सेकंड आपका, लॉन्ग लिव फ्रांस इसका अर्थ है, यानी फ्रांस अमर रहे, ये बात वो आखिर में कहता है एम हैमिल। अगला, व्हाट डिड हॉसर ब्रिंग? हॉसर क्या लाया था? हॉसर जब स्कूल में आया था गांव का ग्रामीण, तो टिफल लाया था, चॉकलेट लाया था, न्यू प्राइमर लाया था, ओल्ड प्राइमर लाया था। क्या लाया था वो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यू प्राइमर वो लाया था। सॉरी, ओल्ड प्राइमर इसका आंसर है, ओल्ड प्राइमर फोर्थ इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे? फ्रेंच ने ऐसा क्या नोटिस किया जो कि असामान्य था उस दिन? तो म्यूजिशियंस इन द स्कूल, स्कूल में म्यूजिशियंस थे। विलेजर्स इन द स्कूल, स्कूल में गांव वाले थे। क्वाइटनेस इन द स्कूल, स्कूल में शांति थी। ऑल ऑफ दीज, ये सभी आंसर सही हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। केवल इसका थर्ड क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का थर्ड आंसर सही है। क्वाइटनेस इन द स्कूल, स्कूल में शांति थी, इसको आप याद रखें। अगला, व्हाट डिड एम हैमिल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? एम हैमिल लास्ट डे को स्कूल में क्या लाया था? न्यू पेन्स, नई पेन लाया था। न्यू नोटबुक्स लाया था, स्वीट्स लाया था, मिठाइयाँ, स्टोरी बुक्स, क्या लाया था? तो न्यू नोटबुक्स वो लाया था, नई नोटबुक्स। अगला, दिस इज योर लास्ट लेसन, हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ एम हैमिल? ये आपका आखिरी पार्ट है। ये बात ने फ्रेंच को कैसे रिएक्ट की? जब एम हैमिल ने डिक्लेरेशन किया कि ये आपका आखिरी पार्ट है, तो फ्रेंच ने कैसे रिएक्ट किया? तो इसका आंसर है, क्या फ्रेंच हैप्पी था, खुश था? फ्रेंच वाज शॉक्ड, फ्रेंच वाज इन सेरेमोनियल मूड, इट वाज यूजुअल फॉर फ्रेंच। तो फ्रेंच बिल्कुल भी खुश नहीं था, तो ये हैप्पी नहीं था, शॉक्ड, बिल्कुल वो शॉक्ड में था। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, ये गलत हैं। अगला देखें, when people are enslaved what key do they have to the prison according to एम हैमिल? एम हैमिल ने एक बात कही थी कि जब भी लोग गुलाम होते हैं तो उनकी जेल से निकलने के लिए चाबी होती है। तो एम हैमिल के अनुसार क्या चीज़ वो चाबी होती है, क्या की होती है जेल से, प्रिजन से निकलने के लिए? उनका अनुशासन, उनकी टून, देयर मदर टंग, देयर बिहेवियर। तो इसका राइट आंसर है देयर मदर टंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगला, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे? बुलेटिन बोर्ड पर उस दिन क्या लगा हुआ था?
टीच ओनली डच ये लिखा हुआ था, टीच ओनली फ्रेंच केवल फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, टीच ओनली जर्मन केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है टीच ओनली जर्मन। जो ऑर्डर लगा हुआ था उस ऑर्डर के अनुसार अगले दिन जर्मन पढ़ाई जानी थी फ्रेंच की जगह पर। अगला क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन का आदेश स्कूल में उस दिन क्या परिवर्तन लाता है, ये इसका आंसर आपको देखना है। तो हाई पिच वॉइस ऑफ पिजन्स, पिजन्स कबूतर हाई पिच में आवाज़ कर रहे थे, स्कूल में हसल बसल थी, स्टूडेंट्स वर हैप्पी स्टूडेंट खुश थे, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। इस तरह का क्वेश्चन बार बार आपको आ रहा है तो आप याद रखें इसका आंसर स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस यही बात होगा और यही परिवर्तन स्कूल में आया था। अगला, व्हाट चेंज फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल। एम हैमिल और स्कूल के लिए क्या फ्रेंच की फीलिंग्स में परिवर्तन आया था। कौन कौन सी चीज़ ऐसी थी जिससे परिवर्तन आ गया था। तो सोल्जर्स ड्रिलिंग नहीं, हार्श वर्ड्स फॉर एमिल नहीं, न्यू बुक्स नहीं, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन यही बर्लिन का आदेश था जिसने फ्रेंच की भावनाओं को चेंज कर दिया था एम हैमिल और स्कूल के लिए। अगला है, व्हाट मेड फ्रेंच एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रीशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग। लोगों ने, जो लोग थे एल्सेक के और फ्रेंच ने कैसे महसूस किया कि मदर टंग प्रीशियस होती है, कीमती होती है, तो किस बात से उनमें ये परिवर्तन आया था। तो एम हैमिल्स स्पीच, क्या एम हैमिल की स्पीच से आया था चेंज, प्रिंसिपल ऑर्डर से आया था, या सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से अचानक जो आदेश आया था उससे उनको। तो यही इसका फ्रेंच बिहेवियर, फ्रेंच के बिहेवियर की कोई बात नहीं है। तो राइट आंसर है थर्ड, सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, इसी ने सब कुछ बदल दिया था। 63, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स, इसमें एक शब्द आया है थंडर क्लैप, यानी बादल की गरजना जो होती है, गड़गड़ाहट की आवाज़, उसको थंडर क्लैप कहते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका क्या अर्थ है इस पार्ट में, ड्रेड बिहेवियर, वुड्स कटिंग, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, लाउड एंड नॉट क्लियर। तो यहाँ पर इन तीनों की कोई बात नहीं है। थंडर क्लैप मान होता है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, अद्भुत, अचंभे में पड़ जाना। फ्रेंच के ऊपर ऐसा लगा था उस बर्लिन के आदेश से कि थंडर क्लैप हो गया हो, बिजली गिर गई हो उसके ऊपर, तो वो स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, उसने सोचा नहीं था कि ऐसा ऑर्डर आएगा। अगला क्वेश्चन, वाई वाज फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। फ्रेंच स्कूल जाने के लिए इच्छुक क्यों नहीं था, रिलक्टेंट क्यों था, अनिच्छुक क्यों था। वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, बाहर के सूर्य की धूप का वो आनंद लेना चाहता था। वांटेड टू सी सोल्जर्स ड्रिल, सिपाहियों के ड्रिल का आनंद लेना चाहता था। लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स का लेसन तैयार नहीं किया था। या स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, वो बाहर, घर के बाहर दिन व्यतीत करना चाहता था। तो उसका थर्ड राइट आंसर है, वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, क्यों उसने पार्टिसिपल्स का लेसन जो है वो तैयार नहीं किया था। तो थर्ड इसका सही है आंसर। अगला, व्हाट इज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड बाई फ्रेंच। फ्रेंच ने बर्लिन के आदेश को क्या कहा है इस लेसन में, उसे क्या लगा। तो थंडर बोल्ट कहा है, थंडर करेंट कहा है, थंडर क्लैप कहा है, थंडर नोट कहा है। तो राइट आंसर है थंडर क्लैप, थर्ड। इसको आप याद रखें, कंफ्यूज ना हो स्पेलिंग में। अगला क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में बर्लिन के आदेश से क्या परिवर्तन आता है, बताइए क्या परिवर्तन आता है। जर्मन वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल, अब आगे से स्कूल में जर्मन नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल, अगले दिन स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू सिट ऑन द बैक बेंचेज, विद्यार्थी पीछे सीटों पर बैठेंगे। टीचर्स आर गोइंग टू सिट ऑन द बैक बेंचेज, या टीचर बैक बेंचेज पर बैठेंगे। तो राइट आंसर है इसका सेकेंड, फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल, अब स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हैमिल आस्क टू डू द पीपल ऑफ एल्सिक। एम हैमिल एल्सिक के लोगों से क्या करने के लिए कहता है, टू गार्ड और प्रिजर्व देयर नेशन, उनके राष्ट्र की रक्षा करने के लिए कहता है। टू गार्ड और प्रिजर्व देयर होम, या अपने घरों की रक्षा करने की बात करता है। टू गार्ड और प्रिजर्व देयर फार्म्स एंड मिल्स, या उनके खेतों मिल्स की रक्षा करने की बात करता है। टू गार्ड और प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, या अपनी उनकी भाषा की गार्ड रक्षा करने की बात करता है। तो राइट आंसर है फोर्थ, वहाँ पर घर, देश या
मील्स की कोई रक्षा की बात नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज की बात की जाती है, मदर टंग की। अगला, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने क्या नोटिस किया जो कि उस दिन स्कूल में अनयूजुअल था, असामान्य था। तो पहला आंसर हो सकता है, क्या आप बताएं? हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, उसके क्लासमेट्स पहले ही सीटों पर बैठे हुए थे। एम हैमिल हैड ऑन हिज सेरेमोनियल क्लोथ्स, एम हैमिल अपने सेरेमोनियल क्लोथ्स कपड़े पहने हुए था उत्सव वाले। द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, या गांव वाले शांति से पीछे की सीटों पर बैठे हुए थे। ऑल ऑफ दीज, तो क्या आंसर है? ये तीनों ही राइट आंसर हैं, तो इसके लिए चौथा जो दिया है ऑल ऑफ दीज, ये इसका चौथा आंसर सही होगा। ये सभी बातें फ्रेंच ने नोटिस की थी उस दिन स्कूल में जो अनयूजुअल थी। अगला, हाउ डिड एम हैमिल फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ एल्से। एम हैमिल ने विद्यार्थियों को और एल्से के लोगों को कैसे फेयरवेल दी, बताइए। ही सेज गेट आउट टू द क्लास, वो क्लास में गेट आउट बोलता है, बाहर निकल जाने के लिए कहता है। ही सेज गुड बाय टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ द टाउन, वो स्टूडेंट्स को और लोगों को गुड बाय कहता है। या ही रोट वीवे ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड डिसमिस द क्लास, या वो ब्लैक बोर्ड पर वीवे ला फ्रांस लिखता है और क्लास को डिसमिस कर देता है। ही सेज मे यू लिव लॉन्ग टू हिज स्टूडेंट्स, वो अपने विद्यार्थियों को कहता है आप चिरंजीवी हों। तो राइट आंसर है थर्ड, ये सभी आंसर गलत हैं, यानी कि वो बोर्ड पर वीवे ला फ्रांस लिखता है ब्लैक बोर्ड पर और क्लास को डिसमिस कर देता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या चीज़ लगी हुई थी? पिक्चर लगी हुई थी, बास्केट लगी हुई थी, चौक और डस्टर लगे हुए थे, एंड ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो राइट आंसर है ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जो बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ था। अगला, whom did एम हैमिल ब्लेम फॉर नॉट गिविंग ड्यू अटेंशन टू देयर लैंग्वेज। भाषा पर ध्यान नहीं देने के लिए एम हैमिल ने किसको दोष दिया? लॉरेन के लोगों को, द पीपल ऑफ लॉरेन, द पीपल ऑफ एल्सेक, द पीपल ऑफ जर्मनी, द पीपल ऑफ प्रसिया। तो किन लोगों को वो ब्लेम करता है? तो सीधा सा इसका आंसर है द पीपल ऑफ एल्सेक। ये एल्सेक के लोगों को वो ब्लेम करता है कि वो पहुंचाते नहीं हैं बच्चों को और खुद भी नहीं सीखते हैं। अगला, हु डिड एम हैमिल ब्लेम फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग को नेग्लेक्ट करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए, पढ़ना लिखना सीखे नहीं, इसके लिए एम हैमिल किसको दोष देता है? फ्रेंड्स को दोष देता है, रिलेटिव को दोष देता है, पेरेंट्स को, सोल्जर्स को। तो राइट आंसर है पेरेंट्स, माता पिता को दोष देता है क्योंकि वो बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते थे और खुद भी टालते थे पढ़ना। वाई वॉज फ्रेंच कन्फ्यूज्ड। फ्रेंच कन्फ्यूज क्यों था? तो पहला, ही फाउंड द एंटायर प्लेस अनयूजुअली क्वाइट स्ट्रेंज एंड सोलेम। वो पाता है कि पूरी जो जगह है वो असामान्य रूप से शांत थी, स्ट्रेंज थी, सोलेम थी। या एम हैमिल स्पोक वेरी काइंडली टू हिम, एम हैमिल उससे बहुत दयालुता से बात की एम हैमिल ने। द प्रेजेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम, और गांव के लोगों की क्लासरूम में उपस्थिति, या ऑल ऑफ दीज। कौन सा राइट आंसर है? फ्रेंच कन्फ्यूज क्यों था? तो बताइए, इसका आंसर फोर्थ है, ऑल ऑफ दीज। ये सभी बातें थी जिससे वो कंफ्यूज हो गया था। माहौल शांति का था, एम हैमिल उससे काइंडली बात कर रहा था और गांव लोगों की उपस्थिति थी, इसलिए वो कंफ्यूज था। अगला, हाउ डिड फ्रेंच परफॉर्म व्हेन हिज टर्न केम टू रिसाइट। जब फ्रेंच का नंबर आया बोलने के लिए तो फ्रेंच ने कैसा परफॉर्म किया, कैसे उसने व्यवहार दिखाया? ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, वो पहले ही शब्द में अटक गया। ही स्टूड एट हिज प्लेस अशेम्ड, और वो शर्म महसूस करके अपनी जगह पर खड़ा रहा। ही डिड नॉट हैव द करेज टू लुक अप एंड फेस द टीचर, उसका साहस नहीं हुआ कि वो टीचर के फेस को देखे। ऑल ऑफ दीज, तो ये सभी बातें सही हैं। ये उसका, क्योंकि वो पहले ही शब्द पर अटक गया, बोल नहीं पाया पार्टिसिपल्स के बारे में एक शब्द भी, बिल्कुल अपनी बेंच पकड़ करके वो चुपचाप खड़ा रहा, टीचर से आंखें नहीं मिलाई। तो सभी आंसर सही हैं। अगला, हाउ डिड एम हैमिल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज की कैसे प्रशंसा की? अगला, इसमें पहला है, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, उसने फ्रेंच को सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा बताया। फ्रेंच वाज द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, फ्रेंच सबसे क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज थी। ही वॉन्टेड द पीपल ऑफ फ्रांस टू गार्ड इट, वो चाहता था कि फ्रांस के लोग रक्षा करें इसकी।
फ्रेंच की भाषा की, या ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी आंसर सही हैं, फोर्थ इसका आंसर है। अगला, हाउ इज द मदर टंग इम्पोर्टेंट, मातृभाषा कैसे महत्वपूर्ण है, आप बताइए इसमें कौन सा उत्तर सही है। इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ नेशंस ट्रू आइडेंटिटी एंड करेक्टर, ये भाषा जो होती है मदर टंग, ये राष्ट्र की आइडेंटिटी, पहचान और उसके करेक्टर के लिए प्रतिनिधि होती है, प्रतिनिधि का काम करती है। या इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स क्रिएटिंग यूनिटी, या ये लोगों को एक साथ बांधने के लिए, एकता करने के लिए, यूनिटी के लिए काम करती है देश के लोगों के बीच में। या फिर व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, तो इट एक्ट्स एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये ऐसे काम करती है मानो तो ये उनकी जेल की चाबी हो। ऑल ऑफ दीज, क्या आंसर सही है, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं ताकि आप लेसन की स्टोरी को भी अच्छे से समझ सकें। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज एम हेमेल्स कंट्रीब्यूशन टू द स्कूल इन एल्सिक, एम हेमेल का क्या कंट्रीब्यूशन था एल्सिक के स्कूल के लिए, तो आंसर क्या है, ही हैड बिल्ट अप द स्कूल बिल्डिंग, उसने स्कूल की बिल्डिंग बनाई थी। ही हैड गिवन इमेंस अमाउंट ऑफ मनी फॉर स्कूल डेवलपमेंट, उसने स्कूल के डेवलपमेंट के लिए बहुत सा पैसा दिया था। ही लर्न फ्रेंच ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स, उसने सभी विद्यार्थियों को, गांव के लोगों को फ्रेंच सिखाई थी। ही हैड गिवन 40 ईयर्स ऑफ लॉन्ग एंड फेथफुल सर्विस टू द स्कूल, उसने 40 साल का विश्वासपूर्ण सर्विस अपने स्कूल के लिए दी थी। तो चौथा आंसर इसका सही है, क्योंकि भाषा तो वो सिखा नहीं पाया था, पैसा उसने दिया नहीं था, बिल्डिंग उसने बनवाई नहीं थी। अगला, वाई वॉज फ्रेंच एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट डे, फ्रेंच सबको समझने के लिए समर्थ क्यों था उस दिन, सब कुछ वो क्यों समझ रहा था, ऐसी क्या बात थी वो समझ रहा था। तो फ्रेंच हैड नेवर पेड सो मच अटेंशन टू द क्लास, फ्रेंच ने कभी इतना अटेंशन क्लास में नहीं दिया था। एम हेमिल हैड नेवर एक्सप्लेन विद सो मच पेशेंस, एम हेमिल ने इतने ज़्यादा धैर्य के साथ में कभी पढ़ाया नहीं था, एक्सप्लेन नहीं किया था। या एम हेमिल मेड हिज स्टूडेंट्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, एम हेमिल ने अपने विद्यार्थियों को ये रियलाइज कराया कि मदर टंग का महत्व क्या होता है, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। अगला, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म मीन्स, ये एक वर्ड है जो आपको सीखना चाहिए कि लिंग्विस्टिक शोविनिज्म क्या होता है। शोविनिज्म यानी कि हम जब अंधराष्ट्रीयता जिसको कहते हैं, कौम परस्ती, जब हम ज़्यादा हो जाते हैं, ओवर हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो भाषा के लिए शोविनिज्म इसमें बताया गया है। तो इसका क्या अर्थ है, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का अर्थ है कैरिंग फॉल्ट्स वंस लैंग्वेज टू फार, किसी की भाषा में ज़्यादा गलतियाँ निकालना। कैरिंग प्राइड वंस लैंग्वेज टू फार, गर्व करना किसी भाषा पर, उसके लिए अति कर देना। कैरिंग बर्डन वंस लैंग्वेज, किसी को भाषा के लिए बोझ, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, इसको आप जरूर याद रखें। कोई भी व्यक्ति जब गर्व ज़्यादा करने लगता है, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय के साथ में, कि वो एम हेमिल फ्रेंच के प्रति इतना ही ज़्यादा कौम परस्त हो जाता है, तो ये इसका अगला क्वेश्चन। फ्रेंच इज टू गो टू स्कूल, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, फ्रेंच स्कूल जाने के लिए एग्री था, रिलेक्टेंट था, अलाउ था, हैप्पी था। तो इसका सीधा सा आंसर आपको पता है, रिलेक्टेंट, अनिच्छुक था वो, बिल्कुल जाने के लिए उसकी इच्छा नहीं थी। अगला, फ्रेंच बुक्स विच वर ए न्यूसेंस हिम सडनली सीम लाइक, फ्रेंच की जो किताबें थी जो उसको न्यूसेंस लगती थी, आफत लगती थी, मुसीबत लगती थी, अचानक से उसे कैसी लगने लगी, न्यू फ्रेंड्स, फास्ट फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप ये गलत है, ये गलत है, ओल्ड फ्रेंड्स वो बताता है कि उसे अपने पुराने दोस्त ये बुक्स लगने लगी थी। अगला, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स हु थिंक्स इट, क्या वे जर्मन में गवाएंगे कबूतरों को भी, ये कौन कहता है, कौन सोच रहा है इस बात को बैठा बैठा क्लास में, तो एम हेमेल, हॉसर, फ्रेंच या विलेजर्स। तो राइट आंसर है फ्रेंच, फ्रेंच इस बात को कहता है कि क्या वो लोग, जर्मनी के लोग, कबूतरों को भी गवाएंगे। अगला, विच टाइप ऑफ बर्ड्स आर ऑन द रूफ ऑन द लास्ट लेसन, तो द लास्ट लेसन में किस प्रकार के पक्षियों की बात आई है, पीकॉक, क्रो, पिजन्स, पैरेट। तो आप जानते हैं पिजन्स की बात फ्रेंच करता है क्योंकि वो क्लास में ऊपर छत की तरफ दिखे थे। अगला, व्हाट डिड एम हेमिल सिस्टर डूइंग, एम हेमिल की बहन क्या कर रही थी, तो पैकिंग फूड पैक कर रही थी, बुक्स पैक कर रही थी, ट्रंक्स पैक कर रही थी, पैकिंग शूज पैक कर रही थी। तो राइट आंसर है पैकिंग ट्रंक्स।
अगला, विच टाइप ऑफ ट्रीज आर नॉट इन एम हेमिल्स लिटिल गार्डन। एम हेमिल के गार्डन में किस तरह के पेड़ नहीं थे। ध्यान रखें, हम पूछ रहे हैं किस तरह के पेड़ नहीं थे। वालनट ट्रीज, अखरोट के पेड़, ये तो थे उसके बगीचे में। हॉफ वाइन, बेलें हॉप की, ये भी थी। तो बोथ वालनट एंड हॉप वाइन, वालनट और हॉप वाइन दोनों थे, परंतु हम पूछ रहे हैं क्या नहीं था। तो एप्पल के ट्रीज यानी सेब के पेड़ नहीं थे। तो राइट आंसर है चौथा, एप्पल ट्रीज। अगला, व्हाट डिड द बेबी चैंट इन द स्कूल इन द लास्ट लेसन। जो बच्चे हैं जो क्लास में आए हुए थे वो क्या गाते हैं, क्या गाते हैं द लास्ट लेसन में। यहाँ आप इसको क्रम को जरा याद रखें। बा बी बी बो बू, यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिया है, परंतु हम आपको एक आइडिया बताते हैं। आप देखेंगे तो ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देखेंगे AEIOU, ये बिल्कुल क्रम से हैं, बा बी बी बो यू, और इन सब में क्रम बदला हुआ है। तो हमें जैसे अल्फ़ाबेटिक हम जो वोवल्स की बात करते हैं AEIOU, वो जहां आपको दिख जाएंगे क्रम से बी के साथ में लगे हुए, वही आपका राइट आंसर होगा। अगला, व्हाट वाज ओल्ड हॉसर डूइंग। ओल्ड हॉसर, बूढ़ा हॉसर क्या कर रहा था। हंस रहा था, लाफिंग, क्राइंग, रो रहा था, बात कर रहा था, टॉकिंग कर रहा था, पेंटिंग कर रहा था। क्या राइट आंसर है, क्राइंग, वो रो रहा था। अगला, वॉट वॉज अंडर एम हेमिल्स आर्म। एम हेमिल की आर्म, भुजा के नीचे क्या दबा हुआ रहता था, उसका डंडा, परंतु उसको क्या बोलेंगे, सिल्वर रूलर, गोल्डन रूलर, आयरन रूलर, पेपर रूलर। तो राइट आंसर है आयरन रूलर, लोहे की छड़ उसके आर्म्स के नीचे थी। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रशियन वार एज रिलेटेड इन द स्टोरी द लास्ट लेसन, फ्रांस हैज लॉस्ट इट्स डिस्ट्रिक्ट टू जर्मनी, नेम ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर। तो फ्रैंको प्रशियन वार के दौरान जो कहानी लास्ट लेसन में बताया गया है, फ्रांस अपने 2 जिलों को हार जाता है जर्मनी से। तो उन जिलों के नाम क्या हैं, एल्सेक एंड बार्सिलोना, नहीं, एल्सेक एंड लंदन, नहीं, एल्सेक एंड लॉरेन, ये आंसर है। एल्सेक एंड याकिमा, ये भी नहीं है। याकिमा नदी है जो आपके 3rd चैप्टर द डीप वाटर में आई है, तो ये आंसर गलत है। एल्सेक एंड लॉरेन, इसको आप याद रखें। Who says that language is a key to their prison? कौन कहता है इस बात को कि भाषा जेल की कुंजी होती है, चाबी होती है जेल से निकलने की, मातृभाषा। हॉसर कहता है, वेक्टर कहता है, एम हेमिल कहता है, फ्रेंच कहता है। तो कौन कहता है इस बात को, एम हेमिल कहता है कि मदर टंग गुलामी के दिनों में फ्रीडम लाती है। अगला, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। द वर्ड्स वर, ये शब्द मेरे लिए एक थंडर क्लैप, एक गड़गड़ाहट, एक बादल गरज की तरह आए थे। तो वो शब्द क्या थे, यहाँ पर हम अंडरलाइन वर्ड जो किया गया है थंडर क्लैप, इसको दिमाग में रखते हुए आपको आंसर देना है। लाउड एंड क्लियर, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, प्लीजेंट एंड वेलकम, ब्यूटीफुल। तो इसका आंसर है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। बादल गड़गड़ाहट की तरह शब्द उसके ऊपर टूट पड़े थे, तो वो अद्भुत था, भौचक्का था, स्टार्टलिंग था, अनएक्सपेक्टेड था, फ्रेंच। अगला, when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। इस लाइन का अर्थ है, क्योंकि जब तक कोई राष्ट्र गुलाम बन जाता है, जब भी कोई राष्ट्र गुलाम बन जाता है, तो जब तक वे अपनी भाषा से पक्की तरह जुड़े रहते हैं, तब तक उनके पास अपनी जेल से निकलने की चाबी रहती है। ये बात एम हेमिल ने कही थी। तो यहाँ अंडरलाइन वर्ड है होल्ड फास्ट टू। तो नोटिस द अंडरलाइन वर्ड, इस अंडरलाइन शब्द को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है, इट इज एज इफ दे हैव द की टू द प्रिजन, उनके पास जेल से निकलने की चाबी होती है। एज लॉन्ग एज दे, तो जब तक के, क्या है इसका आंसर, डू नॉट लॉस देयर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा नहीं खोते। आर अटैच टू देयर लैंग्वेज, भाषा से जुड़े रहते हैं। क्विकली लर्न द कॉन्कस लैंग्वेज, ऑल ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, डू नॉट लॉस देयर लैंग्वेज, जब तक वे अपनी भाषा नहीं खोते, फर्स्ट आंसर है। अगला, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट टू योर स्कूल, नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पर ब्लैक स्मिथ की एक बात कही है, लोहार ने ये बात कही थी फ्रेंच से स्कूल में, सॉरी जब वो स्कूल जा रहा था तब, कि इतना तेज़ी से मत जाओ, तुम स्कूल में पर्याप्त समय में पहुंच जाओगे, बहुत समय है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तो यहाँ यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम स्कूल पहुंच जाओगे। तो अंडरलाइन वर्ड को देते हुए आंसर देना है। यहाँ इन प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब क्या है, वेरी लेट, बहुत देरी से, टू अर्ली, ये ज़्यादा जल्दी, या अर्ली इनफ, पर्याप्त रूप से
जल्दी। तो इसका राइट आंसर है अर्ली इनफ, थर्ड इसका आंसर है। अगला, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल एम हैमिल। यहाँ पर वो कहता है मैंने कभी एम हैमिल को इतना लंबा नहीं देखा। तो यहाँ पर लुक सो टॉल ये वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, तो इस अंडरलाइन वर्ड को नोटिस करते हुए आंसर देना है। यहाँ क्या मतलब है? लुक सो टॉल का मतलब एम हैमिल को फ्रेंच ने कभी इतना लंबा नहीं देखा था। तो यहाँ पर लुक सो टॉल क्या मतलब है? हैड ग्रोन फिजिकली टॉलर, क्या वो शारीरिक रूप से ज़्यादा लंबा हो गया था एम हैमिल? सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, या वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट विश्वास उसको में प्रतीत हो रहा था। स्टूड ऑन द चेयर, या चेयर पर खड़ा हुआ। सीम्ड वेरी डल, या बहुत डल प्रतीत हो रहा था। तो राइट आंसर है इसका सेकंड, सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट। जब हम किसी काम के लिए बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, विश्वास होता है हमारे अंदर, तो हम सीना तान के चलते हैं पूरी तरीके से। तो इसी तरह का कॉन्फिडेंट उसमें कुछ आया था। अगला, ए पर्सन हु मेक्स आयरन टूल्स इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो लोहे के औजार बनाता है उसको क्या कहते हैं? रेड स्मिथ, ग्रीन स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, व्हाइट स्मिथ। तो राइट आंसर है ब्लैक स्मिथ, लोहार जिसको कहते हैं। अगला, से लाउडली अ पीस ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड, कोई लिखी हुई चीज को जोर से बोलना, इसको क्या कहते हैं? अटेंटिव, अटेंटिव तो नहीं होता, इसका मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। रिप्रोच, ये भी नहीं होता, इसका मतलब होता है धिक्कारना। रिसाइट करना, यानी कि बोलना, रिसाइट करना। तो सेड लाउडली अ पीस ऑफ राइटिंग, किसी लिखी हुई चीज़ को जोर से बोलना, इसको रिसाइट कहते हैं, स्लाइडिंग नहीं कहते हैं। तो थर्ड आंसर इसका सही है। अगला, हॉर्न लाइक विंड इंस्ट्रूमेंट्स, हॉर्न जैसे, बिल्कुल सींग जैसे जो हवा वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं बजाने के, उनको क्या कहते हैं? ड्रम, फ्लूट, ट्रम्पेट्स या शहनाई। क्या कहते हैं? ड्रम नहीं कहते, फ्लूट नहीं कहते, ट्रम्पेट्स कहते हैं, शहनाई भी नहीं है। ट्रम्पेट्स जो प्रशियन सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे तो उस समय बजा रहे थे ट्रम्पेट्स को, तो इसलिए ये इसमें आया है। अगला, एम हैमिल वॉज डिलीवरिंग हिज लास्ट लेसन इन, एम हैमिल अपना आखिरी पाठ किस भाषा में डिलीवर कर रहा था? इंग्लिश में, जर्मन में, फ्रेंच में या डच में? तो राइट आंसर है फ्रेंच में वो डिलीवर कर रहा था। एम हैमिल वांटेड टू स्पीक बट कुडंट, एम हैमिल बोलना चाहता था पर बोल नहीं सका। आखिरी लेसन के आखिर में ये बात आती है, एम हैमिल इस बोलना चाहता था पर वो बट कुडंट, पर बोल नहीं सका। व्हाट चॉक्ड हिम, किस चीज़ से उसको चौक कर दिया, उसका गला चौक हो गया, यानी रुद गया गला उसका, वो रोने जैसी उसमें बात आ गई थी। तो एटीट्यूड की वजह से, इमोशंस की वजह से, ग्रेटिट्यूड की वजह से, ग्रेटनेस की वजह से। तो आंसर है इमोशंस, सेकंड, इमोशंस के कारण से उसका गला चौक हो गया था। आखिरी क्वेश्चन है, एम हैमिल रोट वीवा ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड, इट वाज मैसेज ऑफ, एम हैमिल ने बोर्ड पर लिखा वीवे ला फ्रांस, तो ये किस चीज़ का मैसेज है, किस चीज़ का संदेश है? ये होप का, उम्मीद का, स्ट्रेंथ का, ताकत का, पैट्रियोटिज्म का, देशभक्ति का, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका फोर्थ आंसर सही है। जो मैसेज है वीवे ला फ्रांस वो होप का, स्ट्रेंथ का, पैट्रियोटिज्म, तीनों इसके हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। टाइम लगा आपको, परंतु 100 क्वेश्चन सिंपल नहीं है कराना इतने कम टाइम में। तो पूरा वीडियो आपने देखा, धन्यवाद। आपको पूरे द लास्ट लेसन के वीडियो देखना है तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, और इसके अलावा आपको सारे चैप्टर्स 12th की वीडियो भी हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। आप डिस्प्ले में जाएंगे, उन वीडियो में जाएंगे तो सारे लेसन्स के आपको मिल जाएंगे। जल्दी ही हम आपको और लेसन्स के MCQ लाने वाले हैं, इसलिए MP इंग्लिश क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को टच करेंगे तो सारे मेरे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।